गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो पहले में क्या दिया था, इसके अंदर ना आपको कुछ एरर फाइंड करने थे। देखो क्या कहता है, हर बार क्या होता था, हम एक ही पार्ट के अंदर एरर फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब की बार ना 4 पार्ट दिए। देखो 1 2 3 4 और एक 5 पार्ट दिए, जिसमें ना लास्ट वाला जो था ई ऑप्शन जो था उसके अंदर कोई भी एरर नहीं था। यानी ये जो लास्ट वाली सेंटेंस था, लास्ट वाला पार्ट हर सेंटेंस का, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं था। उसके अलावा बचे हुए 4 में 3 में एरर था, तो आपको वो पार्ट फाइंड आउट करना था जिसमें कोई भी एरर ना हो। देखो अब इसने थोड़ा सा गेम घुमा दिया ना, हर बार एक ही एरर ढूंढना था, अब की बार हमें कितने एरर ढूंढने, 3 एरर ढूंढने पड़ेंगे। तो आ जाओ देखते हैं। फर्स्ट में क्या कहता है, इन स्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज अफेक्टिंग द प्रोसेस वन मस्ट रिकॉग्नाइज दैट वर्चुअल हियरिंग्स आर नो डिफरेंस फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्सेशंस प्रोवाइडेड एक्सेस इज नॉट लिमिटेड। तो भाई एक बात बताओ, इस वाले पार्ट में तो कोई एरर है नहीं, ऊपर ही लिख रहा है कि ई पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। अब हम एक बारी एरर ढूंढते हैं। तो देखो पहले वाले में क्या गड़बड़ मिली, पहले वाले में गड़बड़ मिली, हमें पता था इन स्पाइट ऑफ होता है तो वो इकट्ठा आता है, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते आप इस ऑफ प्रपोजिशन को इन स्पाइट से। तो इसको करेक्ट करने के 2 तरीके, या तो इस ऑफ को यहाँ खिसकाओ, या फिर इस इन स्पाइट को हटा के आप क्या कर दो जी, डिस्पाइट कर दो। यानी ए ऑप्शन में तो एरर है, तो ए आंसर नहीं हो सकता। अब देखो सेकंड वाले में क्या कहता है, कनेक्टिविटी इश्यूज अफेक्टिंग द प्रोसेस, कनेक्टिविटी इश्यूज अफेक्टिंग द प्रोसेस। ठीक है, कोई भी गड़बड़ इसके अंदर नहीं है, इंस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज अफेक्टिंग दी प्रोसेस। ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं लगी इसके अंदर। तो अगले में देखते हैं एक बारी, वन मस्ट रिकॉग्नाइजेज दैट वर्चुअल हियरिंग्स। देखो वन मस्ट रिकॉग्नाइजेज, तो आपको पता है जी, जो मस्ट था एक मोडाल था, और मोडाल के बाद में वर्ब की नेचुरल फॉर्म, लेकिन ये क्या लगा रहा था, रिकॉग्नाइजेज लगा रहा था। तो इस एस को हमें क्या करना पड़ेगा जी, हटाना पड़ेगा। तो वन मस्ट रिकॉग्नाइज आना चाहिए, यानी बी में भी एरर है, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। आर नो, अगले में देखो, आर नो डिफरेंस फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन, आर नो डिफरेंस फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन। तो आर नो डिफरेंस नहीं, यहाँ पर गलत वर्ड को यूज़ कर रहा था, आर नो डिफरेंट। डिफरेंस तो क्या होता है, देखो थोड़ा सा भेद होना, कहते भी है ना कि भाई तुम दोनों में यही डिफरेंस है, ए और बी में यही डिफरेंस है, लेकिन एक तो थोड़ा सा डिफरेंस है, और एक मैं कह दूं कि जो बी है वो ए से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ कुछ ऐसी तो सेंस दे रहा है कि भाई कनेक्टिविटी इश्यूज तो आते रहते हैं, कभी नेट चला गया कभी आ गया, जो क्या करते हैं इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन फिर बिना एक इंडिविजुअल को ये पहचानना चाहिए कि जो वर्चुअल हियरिंग्स होती है, जो ऑनलाइन आजकल कोर्ट में पेशी वगैरह होती है, आर नो डिफरेंट फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन। ये जब हमारी, ये कहता है कि जब वर्चुअल हियरिंग्स होती है ना, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये डिफरेंट नहीं होती किस चीज़ से, जब वहाँ पर पहले कन्वर्सेशन होती थी कोर्ट में, जो तारीख पड़ती थी पेशी वगैरह, कुछ ऐसी बात करता है। तो यहाँ ना डिफरेंस की बजाय आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिफरेंट लगाना पड़ेगा। इसने वर्ड ही गलत यूज़ लगाया, आर नो डिफरेंट। ठीक है, और एक बात और भी तुम देख लेते कि वर्चुअल हियरिंग्स जो थी वही तो नो डिफरेंट थी, वर्चुअल हियरिंग्स ही नो डिफरेंट थी। तो वर्चुअल हियरिंग्स और उसके बाद में जो ये नो डिफरेंट आता है, ये क्या आता है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता। तो सी पार्ट में भी एरर, यानी क्या आंसर बचा, सिर्फ और सिर्फ डी पार्ट बचा जिसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। इसका आंसर भी क्या लगता जी, इसका आंसर भी डी लगता। एक सेकेंड, प्रोवाइडेड एसेसिस इज नॉट लिमिटेड। अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड, डी में तो एरर है ही, ये फिर से गड़बड़ हो गई, ये ई पार्ट है। इस वाले में कोई एरर था नहीं, दिया ही हुआ था। इस वाले में डिस्पाइट का एरर था, इस वाले में मोडाल के बाद वी1 नहीं लगाई और यहाँ डिफरेंट लगाना था। तो कौन सा पार्ट बचा जिसके अंदर कोई भी एरर नहीं था, बी पार्ट बचा जिसके अंदर कोई भी एरर नहीं था, नो एरर था। जो बी पार्ट था उसमें कोई भी एरर नहीं था। तो आंसर इसका क्या आता जी, आंसर इसका आता बी, आंसर इसका आता बी। ये यहाँ से हमेशा ही कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ ए देख के एकदम से दिमाग में आता है कि आगे वाला ए है जबकि ये पीछे वाला ए है। तो काफ़ी ध्यान से आंसर मार्क करना है एग्जाम में। अगले में देखो क्या कहता है, कहते हैं नो सूनर डिड द गवर्नमेंट अनाउंस द पॉलिसी देन द हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स हरीड टू जंप ऑन टू दी बैंड वेगन एडवर्टाइजिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट्स। देखो एरर निकालते टाइम सेंस की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम अभी देख लेते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले वाले में पढ़ो,
कहते हैं नो सूनर। क्या कहते हैं? नो सूनर। नो सूनर का मतलब एक नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट करता है, तो हमें पता था आगे इन्वर्जन होना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो देखो हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट से पहले लगा दी, इन्वर्जन कर रहा है, यानी ए पार्ट के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, यानी ए पार्ट के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। आगे क्या कहते हैं? हाँ, ए आंसर हो सकता है भाई, यही तो बताना है, ऐसा पार्ट जिसके अंदर कोई भी गड़बड़ ना हो, यानी ए के अंदर तो कोई गड़बड़ मुझे नहीं दिखी। आगे कहता है नो सूनर डिड द गवर्नमेंट अनाउंस द पॉलिसी देन। नो सूनर का पेयर होता है, नो सूनर का पेयर होता है देन। ठीक है, सब बच्चों को मेरे हिसाब में पता होगा, ये ना हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की टाइप में भी पढ़ाई जाती हैं कि नो सूनर का जो पेयर होता है देन होता है। तो यहाँ पे इसने नो सूनर का पेयर भी बिल्कुल ओके लगाया देन, यानी बी पार्ट में भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। आगे कहता है द हॉस्पिटल एंड क्लिनिशियंस हरीड टू। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिशियंस, ठीक है, कंपाउंड नाउन बना दिया इसने, क्या? सब्जेक्ट। हरीड टू, आगे यहाँ तक भी कोई गड़बड़ नहीं है। जंप ऑन टू दी बैंड वैगन। देखो बैंड वैगन क्या होता है? बैंड वैगन क्या होता है? एकदम से कोई ऐसा ट्रेंड चल पड़े जिसे भीड़ वगैरह पसंद करती हो। जैसे मैं कहता हूँ कोई मूवमेंट चल पड़ा, एक बार एकदम से स्कीम चली थी सेल्फी विद डॉटर, एकदम रातों रात स्कीम चल पड़ी, सारे लोग भाई सेल्फी विद डॉटर अभियान में पार्ट लेने लगे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी, ऐसी एक्टिविटी थी जो सडनली क्या हो गई? पॉपुलर हो गई, जिसने सडनली लोगों को क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो यहाँ भी कुछ वैसी बात करें कि जैसे ही ना गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस करवाई, जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया जी? स्कीम अनाउंस करवाई, हॉस्पिटल और क्लिनिशियंस वाले हरीड टू जंप, वो इस चीज़ में फटाफट से उतर गए। जंप ऑन टू दी बैंड वैगन, उनके अंदर ना एक क्रेज सा आ गया, किस चीज़ के लिए? एडवर्टाइज करने लगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट, पेशेंट्स के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने लगे। वो कोई होगी हॉस्पिटल ने, कोई सरकार ने कोई हॉस्पिटल वालों को कोई स्कीम वगैरह दी होगी, जैसे उन्हें पता लगा उस स्कीम ने एकदम से अट्रैक्ट किया इनको, और ये क्या करने लगे? फटाफट अपनी एडवर्टाइजमेंट करने लगे कि भाई हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आए, कुछ ऐसी सेंस रही होगी। तो इसके अंदर ना सी के अंदर भी कोई एरर नहीं लगा, एडवर्टाइजिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट्स, और लास्ट पार्ट में तो कोई एरर था ही नहीं, दिया ही हुआ है। तो भाई सारे के सारे इसके अंदर करेक्ट थे। देख लो, नो सूनर था, इन्वर्जन कर दिया, ठीक है, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, नो सूनर का पेयर भी ओके लगा दिया, कोई भी गड़बड़ इसने ग्रामर की नहीं की, ऑल आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या बना? ई बना। आगे देखो क्या कहता है, आगे कहते हैं इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुड हैव क्लाइम टू अबव देन 20% एज द इकोनॉमी लॉस्ट जॉब्स आफ्टर ए नेशन वाइड लॉकडाउन टुक अप इफेक्ट ऑन द लास्ट वीक ऑफ March. On the last week of March, according to a survey by the Center for Monitoring Indian Economy Private, ठीक है। तो ये वाला तो जो था ई पार्ट है, ये वाला तो ई पार्ट है, ई पार्ट में तो कोई भी एरर है ही नहीं, ऊपर इंस्ट्रक्शंस में ही दिया हुआ है, पढ़ लेना आप। अब देखो क्या कहता है, एरर ढूंढने की कोशिश करते हो, एरर कहाँ पर मिलता है जी? इसके अंदर एरर इसके अंदर कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, फर्स्ट वाले में देखो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पर ना सब्जेक्ट क्या बना? रेट बना। ये क्या बना? एक एपोस्ट्रोफे एस बना, एपोस्ट्रोफे एस के आगे भी नाउन और पीछे भी नाउन। आगे वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, पीछे वाला नाउन सब्जेक्ट बनता, लेकिन ये है पीछे वाला नाउन, इससे पहले भी एक एडजेक्टिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, आने दो। इस रेट के लिए एक मोडाल लगाया कुड, कोई इशू नहीं है। मोडाल ने जिद पकड़ ली कि वर्ब की नेचुरल फॉर्म दो, तो इसको कुड हैव नेचुरल फॉर्म भी दे दी, और भाई कुड हैव नेचुरल फॉर्म भी दे दी। हैज़ हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो देख लो इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। यानी यहाँ ना पहले वाले सेंटेंस में ए पार्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं लगी। आगे क्या दिखा जी? आगे दिखा अबव देन 20% एज द इकोनॉमी लॉस्ट जॉब्स आफ्टर। तो भाई अबव देन नहीं होना चाहिए, हमें पता है भाई अबव की बजाय यहाँ पर मोर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि भाई देन का पेयर मोर होता है, ठीक है। तो अबव देन नहीं, यहाँ पर क्या आंसर आना था? यहाँ आना था मोर, यानी बी पार्ट के अंदर तो हर हाल में एरर था, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑल आर करेक्ट भी नहीं हो सकता जब एक में एरर आ गया तो। आगे कहते हैं ए नेशन वाइड लॉकडाउन टुक अप इफेक्ट। तो एक बात देखो, टुक अप का मीनिंग ये नहीं होता भाई, टुक अप का मीनिंग तो टुकअप तो ना एक देखो फ्रेजल वर्ब थी, ठीक है, और ना इसका मीनिंग होता है टेकअप, इसको कह दिया जैसे टुकअप V2 और टेकअप V1। तो भाई टेकअप का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को शुरू करना,
टेकअप का एक मीनिंग तो होता है टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो जी, शुरू कर रहे हो, टू स्टार्ट समथिंग। या फिर एक मीनिंग क्या होता है, लिफ्ट अप, किसी चीज़ को उठाना। तो ऐसी सेंस यहाँ पर नहीं देनी थी, यहाँ फ्रेजल वर्ब की गड़बड़ कर रहा था, अप लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, टू की इफेक्ट लगाना था। कहते हैं भाई भारत में ना जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का रेट है ये 20% से भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इकोनॉमी में लॉस्ट हो गई जॉब्स, नौकरियाँ चली गई। किसके बाद, जब ये नेशन वाइड लॉकडाउन ने लगाया गया, नेशन वाइड लॉकडाउन लगा, उसके बाद से लोगों की नौकरियां चली गई। ऑन दी लास्ट वीक ऑफ मार्च नहीं, ऑन दी लास्ट वीक ऑफ मार्च नहीं भाई। तो ऑन तो हमारा डेज के साथ आता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस, स्पेशल ओकेजन्स पर। यहाँ ऑन नहीं, यहाँ क्या आना था, इन दी लास्ट वीक ऑफ मार्च, मार्च के महीने के आखिरी हफ्ते तक। तो आपने देखा, क्या देखा, यहाँ पर भी गड़बड़ कर दी, बी में भी गड़बड़ कर दी, सी में भी फ्रेजल वर्ब की गड़बड़ कर दी, डी में प्रेपोजिशन की गड़बड़ कर दी। तो ये सारे ही ऑप्शन हट गए, आंसर क्या बचा, ए वाले पार्ट में कोई भी एरर इसने नहीं किया। आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है व्हाट्सएप अनाउंस्ड इन ट्यूसडे दैट टू कर्ब द स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इट इज़ गोइंग to be set a new limit on frequently forwarded messages so they can only be forwarded to one chat at a time. They can be forwarded to one chat at a time. तो भाई ई पार्ट में तो कोई भी एरर है ही नहीं, आगे उसने इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा है, इन वालों में एरर ढूंढ लो। तो अब इसके अंदर देखते हैं, व्हाट्सएप अनाउंस इन ट्यूसडे नहीं, इन ट्यूसडे नहीं, ऑन ट्यूसडे। व्हाट्सएप ने कब घोषणा की जी, व्हाट्सएप ने घोषणा की ट्यूसडे को, यानी ए के अंदर तो एरर है, तो ए वाला ऑप्शन तो हट गया। दैट टू कब का मतलब होता है कंट्रोल करना, चेक करना, ठीक है। व्हाट्सएप ने क्या कहा कि भाई अगर आपको कंट्रोल करनी है ना मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को, तो ना ये कुछ न्यू लिमिट्स लगाएगी, ताकि जो ये फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं एक बार में एक ही आदमी को भेजे जा सके। अब एरर ढूंढ लो एक बारी, ए पार्ट में एरर मिल गया प्रेपोजिशन का। आगे कहते हैं द स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो स्प्रेडिंग क्यों, द कोई आर्टिकल मिल गया, इसके बाद में कोई नाउन चाहिए। स्प्रेड एक वर्ब भी होती है, स्प्रेड एक वर्ब भी होती है, फैलना। जब इसका मीनिंग होता है वर्ब की तरह, तब इसका मीनिंग होता है फैलना। और जब ये नाउन की तरह बिहेव करती है तो इसका मीनिंग क्या होता है जी, फैलाव। तो भाई इसके लिए ऑलरेडी अगर एक नाउन दिया है तो फिर मैं V1 + ing लगा के इसका नाउन क्यों बनाऊंगा, मैं तो क्या लगाऊंगा, मैं तो सीधा लगाऊंगा द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, यानी बी पार्ट में भी गड़बड़ कर गया है ना। इट इज़ गोइंग टू बी सेट, आगे दिखा जी इट इज़ गोइंग टू बी सेट। तो भाई टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस का काम करती है, हमने सीखा है। लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस की आवश्यकता ही नहीं। कौन करेगा इस चीज़ को, सेट कौन करेगा, इट। यानी जो सब्जेक्ट है वो खुद वर्ब का क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो खुद वर्ब का क्या है जी, डूअर है। अगर वो खुद वर्ब का डूअर है तो मैं तो एक्टिव वॉइस लगाऊंगा, पैसिव वॉइस की मुझे आवश्यकता ही नहीं। और पैसिव वॉइस की आवश्यकता नहीं तो मैं इस बी की फॉर्म को हटा के क्या लगाऊंगा, खाली टू सेट, है ना। तो बी को भी हटा दो। तो आप देखो ए में भी गड़बड़ कर दी प्रेपोजिशन की, बी में नाउन गलत लगा रहा था, सी में पैसिव फॉर्मेशन बना रहा था, डी में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था। फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेजेस सो दैट दे कैन ओनली बी फॉरवर्डेड टू वन चैट एट ए टाइम। हाँ, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं की। तो इसका आंसर क्या बनता जी, इसका आंसर बनता डी। इसका आंसर क्या बनता बच्चों, इसका आंसर बनता डी। ठीक है, ओके। आगे देखो, अब ना देखो क्या करना था आपको। इन द गिवन क्वेश्चन वन स्टेटमेंट विद द ब्लैंक इज गिवन अलॉन्ग विद 4 वर्ड, 2 ऑफ द गिवन वर्ड कैन फिट इनटू द गिवन ब्लैंक, 5 ऑप्शन विद वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वर्ड आर गिवन, पिक अप द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड दैट फिट इनटू द ब्लैंक। भाई एक ब्लैंक दे दिया और आगे ऑप्शन में ना 4 वर्ड दे दिए होंगे। एक ब्लैंक दे दिया और आगे ऑप्शन में 4 वर्ड दे दिए, और ये क्या कहता है, ये कहता है जी कि 2 ऑप्शन इसके अंदर फिट बैठ जाएंगे। तो आपको ना पहचानने हैं कि भाई कौन से वाले 2 ऑप्शन इसके अंदर फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, अब एक बारी पढ़ लो, देखो क्या कहता है। देयर आर हाउएवर मैनी कंटेम्परेरी डैश टू हिम एज ए राइटर एंड दीज एड ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ फ्लैश एंड ब्लड टू द बायोग्राफिकल स्केलेटन। देयर आर मैनी डैश, देयर आर मैनी कंटेम्परेरी डैश टू हिम एज ए राइटर। तो इसको पढ़ के थोड़ी सी क्या सेंस निकली, देयर आर, हाउ एवर का कहता है हालांकि, देयर आर मैनी कंटेम्परेरीज डैश टू हिम,
कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन की, भाई उसके टाइम की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टू हिम एज ए राइटर, जो उसे ना एक लेखक की तरह दर्शाती है। एंड दिस ऐड, और वो जो चीज़ें हैं ना वो ऐड करती है क्या, रीजनेबल अमाउंट ऑफ फ्लैश एंड ब्लड टू दी बायोग्राफिकल स्केल्टन। अब इसका मीनिंग दो तरीके से लग सकता था भाई, इसने पता नहीं किस सेंस में यूज़ किया। एक तो इसका मीनिंग ये होता है बायोग्राफिकल स्केल्टन में, एक स्केल्टन के अंदर अगर आप फ्लैश और ब्लड ऐड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, या तो उसे जिंदा करो, यानी ना आप अपने फैक्ट को, अपने दावे को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हो। तो इसने कुछ इसी सेंस में यूज़ कर सकता है, या फिर भाई ऐसा भी हो सकता है कि एज ए राइटर उसने कुछ रिसर्च की होगी और उस रिसर्च में ये जो बातें निकल के आई ये उसकी रिसर्च में फ्लैश एंड ब्लड डाल रही थी। तो या तो इसने इसका यूज़ बायोलॉजिकल वे में ही किया, कोई बायोलॉजी रिलेटेड रिसर्च की, या फिर भाई इस फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग था कि उसके फैक्ट को और मजबूत करती हैं ये चीज़ें, ऐसी ही कोई बात कर रहा है। तो अब आप देखो, अब आप एक बारी ऑप्शंस देखो, देखो ऑप्शंस में क्या कहता है, क्या था वहाँ पर, कुछ ऐसा था, देयर आर मैनी कंटेम्प्रेरी डैश एज ए राइटर, जो उसको राइटर की तरह दर्शाती हैं। अब देखो क्या होगा, देखो एसोसिएशन तो नहीं हो सकता, एसोसिएशन तो क्या होता है भाई, एक तरह का संगठन होता है, तो ऐसे कोई संगठन की बात नहीं करा। अप्रोक्सीमेशन भी नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेशन तो होता है किसी चीज़ का अप्रोक्सीमेट मान लेना, लमसम वैल्यू कर देना, तो ऐसी कोई बात नहीं करा। रेफरेंस ना, मुझे इसके अंदर बहुत अच्छा वर्ड लगा, मुझे क्या लगा, कहते देयर आर मैनी रेफरेंस, भाई ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है। हालांकि इसे यहाँ पर रेफरेंसेस लगाना था लेकिन इसने नहीं लगाया, इसकी मिस्टेक कर गया, क्योंकि मैनी था तो भाई प्लूरल नाउन लगाता, तो कहता है देयर आर मैनी रेफरेंसेस, ऐसे बहुत सारे संदर्भ है जिनमें उल्लेख होता है कि वह एक राइटर है, और इसी वजह से ना उसकी जो बात थी, उसके जो फैक्ट थे, उसका जो बायोग्राफिकल स्केल्टन था उसमें फ्लैश और बोन्स ऐड होती हैं, कुछ ऐसी बात कर सकता था। तो मुझे पता लगा ए ऑप्शन तो हर हाल में आएगा। अब आप देखो ए वाले आंसर चूज करो, ए वाला आंसर ये, इसमें ए नहीं, इसमें भी ए नहीं, इसमें भी ए नहीं, ए और डी, तो डी तो आ ही नहीं सकता था भाई, डी में अप्रोक्सीमेशन जैसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, अप्रोक्सीमेशन भी हटा देते, यानी ए और क्या आता, बी आता, ए और क्या आता जी, बी आता। एल्यूजन का मीनिंग भी क्या होता है, किसी की तरफ इशारा करना, यानी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, संकेत कर रहे थे। इसका आंसर लगता ए और बी, यानी इसका आंसर लगता ए पार्ट। अब एक बारी आप इस वाले को और देख लो, इसमें क्या कहते हैं, जेंडर डैश स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, कहते हैं भारत के अंदर ना जेंडर डैश यानी लिंग भेद आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इतना तो सबको ही पता है, कोई बात बता रहा होगा तो जेंडर क्या होगी, हमने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, इनइक्वालिटी होगी, बिना ऑप्शन देखे ही पता लग गया था, स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। ठीक है, आगे देखो, बींग बोर्न एज ए वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी, तो अगर इंडियन सोसाइटी में आप एक वुमेन हो, आप एक लड़की हो, तो क्या कहता है, वन हैज़ टू फेस, तो एक को ना आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है हर लेवल के ऊपर। अब मुझे देखने थे ऑप्शन, यानी यहाँ पर ना कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, क्यों कहता है भाई, कहता है आपको क्या करना पड़ता है जी, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो इनइक्वालिटी बिल्कुल वही वर्ड है भाई, जेंडर इनइक्वालिटी तो आपको पता ही है, असमानता। ठीक है, डिस्पैरिटी हो सकता है, डिस्पैरिटी का मीनिंग भी क्या होता है जी, असमानता, यानी ए और सी दोनों ही वर्ड आ सकते थे। अब देखो इनडिस्क्रिमिनेशन तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया ना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव नहीं हो रहा, लेकिन ये तो खुद ही कह रहा है कि भाई भेदभाव होता है, तो यहाँ पर ऐसा वर्ड तो नहीं आना चाहिए। आगे फिर बारी आई इक्वालिटी, तो यूँ थोड़ी कहेगा जेंडर इक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, कि भाई भारत में तो समानता है एक जेंडर की, जेंडर के प्रति समानता दी जाती है, समान अधिकार दिए जाते हैं, इसीलिए आपको डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है। ये दोनों तो बच्चों पॉजिटिव वर्ड थे, तो इनको तो मुझे, तो ये दोनों तो मेरे पॉजिटिव वर्ड हो गए, तो इनको तो मैं लगा ही नहीं सकता, यानी आंसर क्या आता, आंसर आता ए या फिर सी, यानी इसका ऑप्शन बचता है जी सी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहता है, आगे कहता है द कॉन्फ्रेंस ऑफ ओवर 100 वुमेन फ्रॉम 17 कंट्रीज, भाई लगभग 100 महिलाओं ने एक कॉन्फ्रेंस की जो 17 देशों में से थी, 100 महिलाएं जो थी 17 देशों में से थी, जो रिप्रेजेंट करती थी किस चीज़ को, यूनियन को, संघ को, सोशलिस्ट पार्टीज़ को, सामाजिक पार्टीज़ को, या फिर कुछ महिलाओं के क्लब्स को, और इंक्लूडिंग द फर्स्ट 3 वुमेन, उसके अंदर ही 900 में पहली 3 महिलाएं भी थी,
जिनको ना फिनिश पार्लियामेंट ने चूज़ किया था। अब ये फिनिश पार्लियामेंट ना भाई किसी पार्लियामेंट का नाम है, क्योंकि एफ कैपिटल है, किसी देश की पार्लियामेंट का नाम है। ग्रीटेड जेटिकन सजेशन, उनमें ना इन महिलाओं ने क्या किया, जेटिकन के सजेशन को ग्रीटिंग किया, उसका स्वागत किया विद डैश अप्रूवल, साथ ही साथ उसे अप्रूव किया, और उसी की वजह से इंटरनेशनल वुमेन डे रिजल्ट हुआ। कुछ ऐसी बात कहता है कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, जो महिला दिवस मनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लगभग 100 महिलाएं 17 देशों से अलग अलग संगठनों से थी, उन्होंने एक मीटिंग की और उनमें कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनको इस पार्लियामेंट ने नियुक्त किया था। 3 महिलाएं थी, उन्होंने किसी सजेशन का स्वागत किया था और कहा था कि हाँ भाई महिलाओं के सम्मान में एक ऐसा दिन मनाओ। ठीक है, तो अब एक बात देखते हैं, देखो क्या कहते हैं। वैसे ना मुझे एक बात समझ नहीं आती, देखो हम मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, है ना कुछ मनाते हैं, तो भाई जैसे वुमेन डे मनाते हैं, तो क्या इन लोगों का सम्मान करने के लिए एक ही दिन होना चाहिए क्या? हर रोज़ ही सम्मान किया जाता है? तो ऐसे डेज वगैरह मदर्स डे फादर्स डे मनाने पता नहीं मुझे थोड़े से अजीब से ही लगते हैं कि भाई हर रोज़ ही आप इनका सम्मान करो, तो एक दिन डे मनाने की क्या आवश्यकता है? आज क्या यूनिक है? बाकी है चलो परंपरा जो है उसको मानते ही हैं। तो आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है टू फिनिश पार्लियामेंट ग्रीटेड जेटिकन सजेशन विद डैश अप्रूवल एंड दस इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज द रिजल्ट। तो भाई इसको क्या किया होगा, आप एक बात बताओ, 100 महिलाओं ने क्या किया होगा, उसकी सजेशन को ग्रीटिंग की यानी उसको वेलकम किया होगा, उसको स्वीकार किया होगा। तो डिस्प्यूटेड नहीं, डिस्प्यूटेड जो होता है उस चीज़ पर डिस्प्यूट हुआ, उस पर कोई झगड़ा थोड़ी हुआ, सेपरेट जैसी भी कोई बात नहीं आती। यहाँ क्या आता, यूनैनिमस, यहाँ क्या आता जी, यूनैनिमस। देखो अप्रूवल कहाँ गया, अप्रूवल एक नाउन था और यहाँ पर प्रीपोजिशन थी, यहाँ कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाना था वैसे भी, और यूनैनिमस में चलो एडजेक्टिव तो ये भी थे, लेकिन यूनैनिमस का मीनिंग होता है एक मत से, कि भाई एक मत से उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। और कॉन्कोर्डेंट का मीनिंग भी क्या होता है जी, कॉन्कोर्डेंट का मीनिंग भी होता है सहमति से, आपसी सहमति से। तो यहाँ पर भाई सी और डी दो ऑप्शन आ गए, सी और डी दो ऑप्शन आ गए। देखो कहाँ है, ए ही इसका आंसर है, सी और डी दो ऑप्शन, हाँ ठीक है, ए इसका आंसर लग जाता। आगे देखो क्या कहता है जी, आगे कहता है मैनी ऑल्सो फील दैट म्यूजिकल फॉर्म्स लाइक रॉक एंड रैप हैव गिवन द यूथ द डैश टू एक्सप्रेस देयर पॉलिटिक्स थ्रू दी म्यूज़िक। कहते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक की फॉर्म्स है ना, जैसे कि रॉक और रैप ने, इसने क्या किया जी, यूथ को, नौजवान को डैश दिया, पता नहीं क्या दिया, कि भाई वो अपनी पॉलिटिक्स को दिखा सके थ्रू देयर म्यूज़िक, ऐसी कोई बात कर रहा है। तो क्या दिया होगा, देखो एबिलिटी दी नहीं जा सकती, एबिलिटी ना किसी की दी नहीं जा सकती भाई, एबिलिटी तो क्षमता होती है, मेरे अंदर कोई काम करने की क्षमता है तो है, मुझे कोई वो प्रदान थोड़ी करेगा कि ले तुझे क्षमता दे दी, तो एबिलिटी की बात नहीं हो सकती थी, एबिलिटी तो हटाना ही पड़ता। आगे आया ओडेसिटी, ओडेसिटी वैसे भी एक बोल्डनेस होती है, तो ऐसी भी बात नहीं करती, दो ही ऑप्शन बचते, या तो बचता चांस या फिर अपॉर्चुनिटी। कि भाई ये जो म्यूजिकल फॉर्म है ना, इसने क्या किया है जी, यूथ को एक चांस दिया है, इसने क्या किया है जी, यूथ को एक चांस दिया है या फिर एक अवसर दिया है कि आप अपनी पॉलिटिक्स को म्यूज़िक के थ्रू दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर बचता, बी और सी ऑप्शन आते, आंसर लगता जी बी, आंसर क्या लगता जी बी। ठीक है, अब एक बारी आप इन वर्ड्स को देख लो, इनके अंदर क्या कहते हैं, इनके अंदर क्या कहते हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत मज़ेदार से हैं करने में। देखो इनके अंदर क्या कहते हैं, इनके अंदर कहते हैं इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड आर नंबर टू 1 2 3 4। भाई 4 शब्दों के ब्रैकेट में इसने नंबर लगा दिया 1 2 3 4, जिनमें से ना 2 की पोजीशन बदलेगी, कोई 2 वर्ड इसने उल्टे पुल्टे लिख दिए, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से वाले वर्ड्स की पोजीशन बदलेगी, और अगर पोजीशन नहीं बदलनी तो फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड को आप आंसर मार्क कर देना। तो इसके अंदर तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा। देखो कितने आसान से और कितना मजा आता है इनको करने में। देखो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता हो तो क्या कहेगा, ये कहेगा द रूट क्रॉप्स शुड बी क्लैम्प्ड डैश, डैश तो है ही नहीं, द रूट क्रॉप्स शुड बी क्लैम्प्ड, कि भाई रूट क्रॉप्स जो होती है ना शुड बी क्लैम्प्ड, क्लैम्प्ड का मतलब होता है होल्ड करना। तो ना मीनिंग नहीं भी पता तो भी थोड़ा थोड़ा काम चला लोगे, सिर्फ आप ग्रामर को पकड़ो,
रूट क्रॉप्स, देखो क्रॉप्स यहाँ पर सब्जेक्ट बना, द आर्टिकल बना, रूट एडजेक्टिव बना, क्रॉप सब्जेक्ट बना। इस सब्जेक्ट के लिए मोडाल आया शुड। मोडाल ने जिद्दी पकड़ ली कि भाई वर्ब की मोडाल ने जिद्दी पकड़ ली कि भाई वर्ब की नेचुरल फॉर्म दो, तो इसको बी दे दी और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो हमने कितनी ही बार सीखा है कि मोडाल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेशन को दिखाती है ना। यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे हिसाब में कोई भी गड़बड़ नहीं है, फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो आप एक बारी आगे बढ़ो, इसको छोड़ दो। शुड बी क्लैम्प्ड इन फ्रोस्ट। फ्रोस्ट होता है ठंड वगैरह, बेसिकली क्या होता है जब ये बर्फ़बारी होती है ना उसमें यूज़ किया जाता है इस टर्म को, क्या, बर्फबारी, ठीक है। इन फ्रोस्ट ड्राई कंडीशन विद एडिक्वेट प्रोटेक्शन, साथ ही साथ ना एडिक्वेट प्रोटेक्शन भी दी जाए अगेंस्ट रीजनेबली। अगेंस्ट रीजनेबली यहाँ गड़बड़ कर गया ना। आप एक बात समझो, अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है। अगेंस्ट क्या है जी, अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद तो कोई ना कोई नाउन चाहिए, तो फिर इसने एडवर्ब क्यों लगा दी। यानी मुझे एक बात पता लगी कि गड़बड़ तो है, गड़बड़ है तो ई ऑप्शन हट गया। और फोर्थ वाले में तो हर हाल में गड़बड़ है, यहाँ पर कोई ना कोई नाउन चाहिए, यानी फोर्थ वाला तो हर हाल में रिप्लेस होगा। तो अब ऐसे ऑप्शन हटा दो जिनके अंदर फोर्थ को रिप्लेस नहीं कर रहा। ये लो, अब आपकी काम बहुत आसान हो गया। अब कहता है फोर्थ को या तो रिप्लेस करो सेकंड के साथ या फिर फोर्थ को रिप्लेस करो आप थर्ड के साथ। शुड बी क्लैम्प्ड, हाँ फोर्थ को कहता है या तो सेकंड के साथ रिप्लेस करो या फिर थर्ड के साथ। तो एक बार सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, फ्रोस्ट एक नाउन है, हाँ बहुत बढ़िया जी। सेकंड में क्या है जी, फ्रोस्ट एक नाउन है, ठीक है। ये अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद मुझे ना कोई नाउन चाहिए, तो भाई बिल्कुल ओके। अगेंस्ट के बाद में क्या आ जाएगा, अगेंस्ट फ्रोस्ट, ठीक है। और आगे पता लगा कि भाई सेकंड की जगह फोर्थ आएगा, तो ये इन प्रेपोजिशन हो गई। इस प्रेपोजिशन के बाद भी तो कोई ना कोई नाउन चाहिए, इसके लिए नाउन आएगा कंडीशंस। इस कंडीशंस के लिए एक एडजेक्टिव आया ड्राई, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी मेरी ये वाली एडवर्ब रीजनेबली। कौन सी वाली एडवर्ब, रीजनेबली। तो देखो सेंटेंस करेक्ट करके क्या बनेगा, मैं आपको एक बारी करेक्ट सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ। द रूट क्रॉप्स शुड बी क्लैम्प्ड इन रीजनेबली ड्राई कंडीशन विद एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रोस्ट। कहता है भाई जो रूट क्रॉप्स होती है ना उनको होल्ड करो, उन पर थोड़ी सी पकड़ रखो, कमांड रखो। कब रखो, रीजनेबली ड्राई कंडीशन, जब वो एकदम से सूखी ड्राई कंडीशंस आ जाए, और साथ ही साथ उन्हें एडिकेट प्रोटेक्शन भी करवाओ अगेंस्ट फ्रोस्ट, जब बर्फबारी हो ऐसी सेंस। तो देख लो मीनिंग नहीं निकला तो भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही निकाल लिया था आंसर। इसका आंसर क्या बचता है, इसका आंसर बचता ए, इसका आंसर बचता जी ए। अब आप एक बार 10th को पढ़ लो। देखो 10th में क्या कहता है, द इन्वेस्टेड एंटरप्रेन्योर एंड ए ट्रायो ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म इन जनवरी इन्वेस्टेड $5 million इन हेल्थ स्केप इंक्लाइन इन INC कुछ दिया है, ठीक है। अब एक बात समझने की कोशिश करो, आप एक बात समझो, आपको एक सेकंड आपको क्या समझना पड़ेगा जी इसके अंदर, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आगे दिया $5 million इन हेल्थ केयर डैश, $5 million इन हेल्थ केयर। तो इन $5 million को क्या किया होगा, इनको इन्वेस्ट किया होगा। इनको क्या किया होगा जी, इन्वेस्ट किया होगा। इनवेटरेट का मीनिंग तो होता है एक तरह की सेटल्ड फॉर्म, एक तरह की सेटल्ड फॉर्म, जो सेटल्ड है, जिसका अच्छा रेवेन्यू है, फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड है, पक्की फॉर्म है। तो ऐसी बात नहीं, $5 million के साथ यहाँ इन्वेस्टेड वर्ड आना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे पता लगा, फिर तो सीधी सी बात पता ही लगी कि फर्स्ट वाले में गड़बड़ है और फोर्थ वाले में भी गड़बड़ है ना। तो अब तो मेरे हिसाब में सीधा ही ऑप्शन क्या दिखता है, सी। क्योंकि भाई एक बात ही पता लगी, इस इन्वेस्टेड को यहाँ आना है तो इस वर्ड को हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट की रिप्लेसमेंट किसके साथ होगी, फोर्थ के साथ होगी, बात खत्म। ये इसका क्या लग जाता जी, आंसर लग जाता। आगे सही करके क्या होता, सही करके होता द, ये यहाँ पे भेज देते आप, द इनवेटरेट एंटरप्रेन्योर एंड ए ट्रायो ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म्स इन जनवरी, और यहाँ क्या लगाते, यहाँ लगाते इन्वेस्टेड $5 million इन हेल्थ स्केप। देखो
क्या कहता है, द इनवेटरेट एंटरप्रेन्योर, जो वेल सेटल्ड ये हमारी फर्म्स वगैरह है ना, और एंड ए ट्रायो ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म। वेंचर कैपिटल फर्म क्या होती है? वेंचर कैपिटल फर्म वैसे तो कॉमर्स का वर्ड है, ये क्या होती है जी, एक प्राइवेट बॉडी होती है, प्राइवेट इक्विटी होती है, जो क्या करती है, लोन वगैरह देती है। लोन भी क्या देती है, किसी और फर्म में पैसा लगाती है, बेसिकली उस फर्म में पैसा लगाती है जिसके ज़्यादा रिटर्न्स आने वाले हो, जिसका दिखता हो कि भाई हाई ग्रोथ होगी इस फर्म की, उसमें पैसा लगाती है। तो ऐसे ही तो बात कर रहा है कि जो वेल सेटल्ड एंटरप्रेन्योर है और एक कोई ट्रायो ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म। वेंचर कैपिटल फर्म्स में 3 कंपनियां, ऐसी 3 ट्रायो यानी 3 कंपनियों ने क्या करा, जनवरी में इन्वेस्ट किया $5 मिलियन को। कहाँ पर? हेल्थस्केप में। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो जाता। अब आप देख लो 11th को। 11th में क्या कहता है जी, वियतनाम इज सैडली नोटोरियस फॉर इट्स एनिमल स्मगलिंग गैंग्स एंड एक्चुअली इनफ द कंट्री इज ए मैसिव कंज्यूमर ऑफ टाइगर पार्ट्स इटसेल्फ। कहता है भाई जो वियतनाम है ना, सैडली नोटोरियस, देखो सैडली नोटोरियस तो नहीं होना चाहिए था भाई, नोटोरियस होता है बदनाम। तो कहते हैं वियतनाम जो है ना वो बदनाम है। किस लिए बदनाम है जी? एनिमल स्मगलिंग गैंग्स, उनके देश के अंदर जानवरों की स्मगलिंग की जाती है, तस्करी की जाती है, वहाँ से पकड़ते हैं, दूसरे देशों में बेच देते हैं। और साथ ही साथ एंड एक्चुअली इनफ, तो एक्चुअली इनफ, ठीक है, एक्चुअली इनफ हालांकि कुछ होता नहीं, आगे देखते हैं। और इनफ क्या कहते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी बात और आगे कह रहा है, द कंट्री इज ए मैसिव कंज्यूमर ऑफ टाइगर पार्ट्स इटसेल्फ। भाई पहली लाइन में बता रहा है कि वियतनाम क्यों वो है जी बदनाम, क्योंकि ये स्मगलिंग करते हैं। और अगली लाइन में बता रहे हैं कि और ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि जो कंट्री है ना, इज़ ए मैसिव कंज्यूमर ऑफ टाइगर पार्ट्स, ये भाई टाइगर के पार्ट्स को खा जाते हैं, टाइगर को मार के उसको ही खा जाते हैं। इट सेल्फ यानी स्मगलिंग तो करते ही करते हैं, साथ में खुद उस चीज़ के क्या है, कंज्यूमर भी है। तो ये तो एक दुख की बात है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या कर रहा है, अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। मुझे देख के पता लगा द कंट्री इज ए मैसिव कंज्यूमर में कोई भी गड़बड़ नहीं थी, ऑफ टाइगर पार्ट्स इटसेल्फ, यानी 3rd और 4th में कोई रिप्लेसमेंट चाहिए ही नहीं थी। देख लो सारे ऑप्शन हट गए। अब क्या बच गए, सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए कि या तो 1 और 2 में भी रिप्लेसमेंट करो या फिर ना करो। तो अब आप देखो सैडली नोटोरियस नहीं, सैडली नोटोरियस नहीं भाई, एक्चुअली नोटोरियस आना था कि भाई वियतनाम ना असल में बदनाम है। किस लिए बदनाम है? एनिमल्स की स्मगलिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं आप, एक्चुअली नोटोरियस लगाते। और साथ ही साथ दुख की बात ये भी है, सैडली इनफ, दुख की बात ये भी है कि कंट्री खुद भी कंज्यूमर है। तो यहाँ तो 1st और 2nd में रिप्लेसमेंट होती, 1st और 2nd में रिप्लेसमेंट होती, तो इसका आंसर क्या बनता, इसका आंसर बनता ए। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है माई ग्रैंड मदर नरेटेड द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट वाटरिंग, एक सेकेंड बच्चों, माई ग्रैंड मदर नरेटेड द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट वाटरिंग एथेना हु लीड्स हर हर्ड टू ए न्यू नेम्ड होल रिस्किंग द लाइफ ऑफ द यंगेस्ट काव इन द प्रोसेस। आ जाओ, तो देखो उस पार्ट्स को देखा करो पहले तो जिसमें आपको लगे कि इसके अंदर तो कोई भी गलती नहीं है, आप उसके रिगार्डिंग पूरे क्या हो, श्योर हो। तो यहाँ क्या कहता है, रिस्किंग द लाइफ ऑफ द यंगेस्ट काव्स इन द प्रोसेस, काव होता है बच्चे वगैरह। तो यहाँ तक मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगी। रिस्किंग द लाइफ, किसकी लाइफ? रिस्किंग द लाइफ ऑफ द यंगेस्ट काव, किसकी लाइफ को रिस्क कर रहे थे जी? यंगेस्ट काव की लाइफ को रिस्क कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई भी गड़बड़ नहीं लगी। यानी 3rd और 4th में कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें 3rd और 4th में रिप्लेसमेंट की कहता तो उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं, ना 3rd और 4th में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ना 3rd रिप्लेस होगा ना 4th रिप्लेस होगा। अब क्या कहता है, 1st और 2nd या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो आप एक बात बताओ, माई ग्रैंड मदर नरेटेड द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट, मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुनाई? हाथी की कहानी सुनाई। वाटरिंग एथना, मुझे ना आगे एक बात पता लगी, एलिफेंट के बाद यहाँ पर एथना आ रहा है, एलिफेंट के बाद यहाँ पर एथना आ रहा है और इसका ए कैपिटल है। यानी मुझे एक बात देख के समझ आ गई कि ये एथना ना किसी का नाम है। और नाम किसका है? नाम है जी ये एलिफेंट का। तो फिर मुझे पता लगा ये नेम वर्ड यहाँ पर गलत है, इसको ऊपर ले जाओ। आगे क्या कहेगा, माई ग्रैंड मदर नरेटेड द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट नेम्ड एथेना, यानी मेरी दादी माँ ने मुझे एक हाथी की कहानी सुनाई और उस हाथी का नाम क्या था जी? एथेना था। हु लीड्स हर हर्ड टू ए न्यू वाटरिंग होल, जो अपने हर्ड
को यानी अपने झुंड को एक नए वाटरिंग होल की तरफ लेकर जा रही थी। वाटरिंग होल मतलब जहाँ उनको पानी वगैरह मिल जाए, और इस प्रोसेस में जो यंगेस्ट काव थे ना, जो बच्चे वगैरह थे, उनकी लाइफ को वो लोग रिस्क पे रख रहे थे। बात क्लियर, बात क्लियर। तो यहाँ पर ना 1 और 2 में क्या करनी पड़ेगी जी, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। आंसर क्या लगेगा इसका 1 और 2 में? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब ना एक चीज़ और सोचते हैं हम, देखो मुझे इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी लग रही है। क्या? मुझे एक बात आप बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस नेम्ड को लगा देता हूँ तो आप मुझे बताओ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? आप खुद बताओ। हालांकि तुम होमवर्क करते ही नहीं, नालायक बच्चे हो सारे, काम नहीं करते, कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करता जो क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, ठीक है? तो बच्चों एक बात समझना, अगर ना यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो गड़बड़ हो जाती। अगर यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो गड़बड़ हो जाती। यहाँ पर ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे थर्ड फॉर्म है? आप एक बात समझो ना, यहाँ कह रहा है नेम्ड एथिना। अगर मैं कह देता ना कि ये वर्ब है तो भाई फिर क्या कहता, द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट, किसी हाथी की कहानी, नेम्ड एथिना, जिसने, उस हाथी ने किसी का नाम रखा क्या? एथना। कुछ ऐसी सेंस जनरेट कर देता। लेकिन तब मुझे पता लगा पढ़ के कि नहीं भाई, ऐसी सेंस नहीं करवानी, इसको वर्ब नहीं बनाना, इसको क्रिया नहीं बनाना, इस नाउन को क्वालिफाई करवाना है, इस नाउन को क्वालिफाई करवाना है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे कोई एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, और इसीलिए ना ये नेम्ड जो थी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है? वर्ब नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्या है एक्चुअली में? ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है? अब आप एक बारी 13 को देख लो। 13 में क्या कहता है? दैट शोज हाउ हार्ड दीज आउटसाइड कैन बी टू, एक सेकेंड, हाउ, दैट शोज हाउ हार्ड दीज आउटसाइड कैन बी टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ ए कंपनी, लेट अलोन फॉर द रिसर्चर्स एंड जर्नलिस्ट वर्किंग ऑन द प्रोसेसिंग। एक बात मुझे पढ़ के पता लग रही है, एक बात हम सब बच्चों को पढ़ के पता लग रही है। क्या? दैट शोज हाउ हार्ड, ये चीज़ दिखाती है कि कितना डिफिकल्ट है। दीज डैश, तो भाई दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी, या यूँ कहूँ दिस, दैट, दीज, दोज, डेटरमाइनर भी और प्रोनाउन भी। तो डेटरमाइनर कब है? जब उनके जस्ट बाद कोई नाउन आए। तो यहाँ कोई नाउन आ रहा है तो भाई दीज के बाद में कोई मुझे प्लूरल नाउन चाहिए। आउटसाइड तो कोई प्लूरल नाउन बना ही नहीं, आउटसाइड तो कोई प्लूरल नाउन बना ही नहीं, आउटसाइड तो कोई प्लूरल नाउन नहीं था, सिंगुलर नाउन था, यानी नो करेक्शन वाला तो हट गया, नो करेक्शन वाला तो हट गया। और 1 को तो बदलना ही बदलना पड़ेगा क्योंकि 1 में गड़बड़ है। तो ऐसे ऑप्शन को हटाओ जो कहते हैं कि 1 नहीं बदला जाएगा। बी भी हट गया, डी भी हट गया। अब कहते हैं या तो 1 को बदलो 2 से या फिर 1 को बदलो 4 से। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया। अगर मैं 1 को 2 से बदल भी देता तो भी एनालाइज भी मेरा सिंगुलर नाउन रह जाता। अच्छा, एनालाइज तो मेरी वर्ब थी, कैन बी टू इन्वेस्टिगेट एंड टू एनालाइज, तो एनालाइज तो मेरी वर्ब थी, मुझे तो कोई नाउन चाहिए था, यानी मैं सेकंड से भी रिप्लेस नहीं कर सकता था। मुझे रिप्लेसमेंट करने के लिए फोर्थ वाले को यूज़ करना पड़ता क्योंकि फोर्थ वाले में प्लूरल नाउन है, प्रोसेसिस। अब मैं एक बारी आपको सही वाला पढ़ के सुनाता हूँ। सही वाला क्या बनेगा? सही वाला बनेगा दैट शोज हाउ हार्ड दीज प्रोसेसेस, ये बात दिखाती है कि ये जो प्रोसेस है कितना डिफिकल्ट हो सकता है। कैन बी टू इन्वेस्टिगेट, किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। फ्रॉम द इनसाइड ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के अंदर से एनालाइज करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। लेट अलोन फॉर द रिसर्चर्स एंड जर्नलिस्ट, और रिसर्चर और जर्नलिस्ट को कहाँ छोड़ दिया जाता है? वर्किंग ऑन द आउटसाइड, भाई वो बाहर से एनालाइज करते हैं। ऐसी कोई सेंस दे रहे हैं तो इसका आंसर लगता सी पार्ट। सी पार्ट यानी 1 और 4। देखो आप खुद देखो ग्रामर का कितना यूज़ हो रहा है, मज़ेदार है ना ये। एक छूट गया क्या? 14th को देखो, 14th में क्या कहता है जी? 14th में क्या कहता है? 14th में कहता है डेंगू वायरल इज ए फीवर इन्फेक्शन दैट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एडेस मॉस्किटोज। डेंगू वायरल इज ए फीवर इन्फेक्शन, एक फीवर इन्फेक्शन है दैट इज स्प्रेड, जो फैलता है कैसे? थ्रू द बाइट ऑफ ए फीमेल एडेस मॉस्किटो, फीमेल एडेस मॉस्किटो की बाइट से। तो इसके अंदर तो गड़बड़ सीधी सीधी दिख गई। क्या गड़बड़ दिख गई भाई? डेंगू कोई वायरल थोड़ी है, डेंगू तो एक तरह का बुखार है। तो मुझे पता लगा डेंगू
फीवर आना चाहिए। और इन्फेक्शन कैसा होता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये तो वायरल इन्फेक्शन है। यानी मुझे पता लगा यहाँ क्या आना चाहिए था जी, यहाँ आना चाहिए था डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इज़ ए वायरल इन्फेक्शन। भाई डेंगू का जो बुखार होता है एक्चुअली में एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड में रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी, बस डी इसका आंसर हो जाता। क्या आंसर हो जाता जी इसका, डी इसका आंसर हो जाता। अब आप एक बारी 15 को देख लो। देखो 15 में क्या कहता है, 15 में क्या कहते हैं जी, 15 में कहता है मैनी ऑफ देम कैन हैव मेड, एक सेकंड बच्चों एक सेकंड, 15 के ऊपर बॉक्स बनाते हैं साफ 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 ताकि अच्छा लगे देखने में, है ना। क्या कहते हैं जी, मैनी ऑफ देम हैव मेड फ्लीट्स बिग बजट प्रोमिसेस इन द लास्ट ईयर और to about how they plan to shift their similar to mostly hybrid and electric power supply। अब एक बारी देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। many of them have made fleets, ठीक है, fleets big budget promises in the last year or two about how they plan to shift। देखो तुम्हें पता है क्या करना होता है, आप चीज़ें ढूंढो, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ना उनमें ये ढूंढो कि रिप्लेसमेंट क्यों होगी। रिप्लेसमेंट इसलिए होगी कि या तो वर्ड सेंस गलत यूज़ कर रहे हैं या फिर गलत पार्ट ऑफ स्पीच लगाता है। तो भाई मैनी ऑफ देम हैव मेड फ्लीट, अब मुझे सेंस नहीं भी पता तो भी मैं कह सकता था कि डन माना जाता है इसको, क्यों, हैव हेल्पिंग वर्ब, मेड मेन वर्ब, फ्लीट कोई नाउन था ऑब्जेक्ट बन जाता। ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में लास्ट एडजेक्टिव बनता, ईयर कोई नाउन बनता। आगे देखा टू शिफ्ट देयर सिमिलर, अब मुझे पता लगा देयर सिमिलर, अरे सिमिलर तो कोई एडजेक्टिव होता है, हम कहते भी तो हैं सिमिलर थिंग्स है, कहते हैं ना ये दोनों चीज़ें एक जैसी सी है, सिमिलर थिंग्स है, तो सिमिलर तो कोई एडजेक्टिव है। तब मुझे पता लगा देयर हमारा डिटरमाइनर है, इसके बाद में कोई ना कोई नाउन चाहिए, कोई नाउन आ ही नहीं रहा, तो मुझे पता लगा थर्ड में हर हाल में रिप्लेसमेंट होगी। जब थर्ड में हर हाल में रिप्लेसमेंट होगी तो नो करेक्शन हट गया, वो सारे ऑप्शन हट गए जिनके अंदर थर्ड में रिप्लेसमेंट नहीं बताता। इस तरीके से चूज़ करो। अब दो ऑप्शन बचे, या तो सेकंड और थर्ड बदले या फिर वन और थर्ड बदले, तो मैं पहले वाला उठाता हूँ। अगर मैं थर्ड को सेकंड के साथ बदल देता हूँ तो क्या सेंस बनेगी, कहेगा प्लान टू शिफ्ट देयर ईयर, तो भाई ईयर को कैसे शिफ्ट करोगे, ईयर को तो शिफ्ट तुम कर ही नहीं सकते। इसीलिए मुझे पता लगा कि सेकंड और थर्ड की रिप्लेसमेंट भी गलत है, तो मुझे क्या पता लगा कि भाई फर्स्ट और थर्ड को रिप्लेस करो। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सही वाली सेंस क्या निकलेगी। सही वाली सेंस क्या निकलेगी, मैनी ऑफ देम हैव मेड फ्लीट्स सिमिलर बिग बजट प्रोमिसेस, मैनी ऑफ देम हैव मेड सिमिलर बिग बजट प्रोमिसेस इन द लास्ट ईयर, यानी उनमें से बहुत सारों ने ना ऐसे ही बड़े बड़े वादे किए थे पिछले साल। और टू अबाउट, या अलग, और टू अबाउट दो, और एक सेकंड, और टू अबाउट हाउ दे प्लान टू शिफ्ट देयर फ्लीट्स टू मोस्टली हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। तो भाई सीधी सी बात कहता है, क्या कहता है कि उनमें से बहुत सारों ने ऐसे ही बड़े बड़े वादे किए थे पिछले साल में कि भाई हम कैसे शिफ्ट करेंगे, क्या शिफ्ट करेंगे हमारे फ्लीट्स, हमारे बेड़े को, जो उनका कम्बिन होगा, बेड़ा क्या होता है, जहाज वगैरह, ट्रेन वगैरह, किसी चीज़ का कलेक्शन होगा उनका, कहाँ शिफ्ट करेंगे, कहाँ बदलाव करेंगे, मोस्टली हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, यानी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की तरफ हम लोग शिफ्ट करवाएंगे, ऐसी बात कर रहा है। अगर तुम्हें सेंस नहीं भी पता तो इन क्वेश्चंस में तो मज़े वाली बात ये होती है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से खेल सकते हो। आप सिर्फ ये देखो जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हर हाल में रिप्लेस होंगे और कौन से ऐसे वर्ड हैं जो पक्का ही पक्का रिप्लेस नहीं होंगे, फिर ऑप्शंस को हटाते जाओ बस। अब आगे कुछ आपके लिए इडियम फ्रेजेज है। क्या कहता है, देखो एग्ज़ाम में भाई इतना टाइम नहीं होएगा, एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होएगा कि हम ये पूरी राम कहानी पढ़ें, तो पढ़ना मत। इडियम्स आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, सेंस जनरेट करोगे फिर तो वही बात है, मरता क्या ना करता। लेकिन अगर मीनिंग पता है ना तो फिर आप इसको मत पढ़ना। क्या कहता है, व्हेन वी आस्क्ड हिम अबाउट हिज बैकग्राउंड ही गेव अस, जब हमने ना उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा, इसकी फैमिली वगैरह से पूछा भाई कहाँ से आता है, ही गेव अस, उसने हमें क्या बताया, ए फोम एट द माउथ। ए फोम एट द माउथ का मीनिंग क्या होता है, फोम एट द माउथ का मीनिंग क्या होता है, चीट करना। वैसे इसका मीनिंग होता है चीट करना। याद इसको कैसे रखो, याद यूँ रख लो, फोम यानी कोई शेविंग फोम वाला स्प्रे किसी के माउथ पर मार दिया आपने तो आप उसे चीट कर रहे हो। कोई आपसे मिलने आया हो और आपने उसके मुंह पे वो फोम मार दिया, तो मैंने तो ऐसे याद करा था। लेकिन यहाँ चीट वाली सेंस दे रहा है, यहाँ चीट वाली सेंस नहीं दे रहा। यहाँ क्या कह रहा है, जब हमने उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा ना तो उसने हमें क्या बताया,
कि भाई मैं तो एक बहुत ही रॉयल ब्लड लाइन हूँ, शाही खानदान से हूँ, और मेरा बचपन तो महलों के अंदर गुजरा है, पैलेसेस मतलब महलों के अंदर गुजरा है। अब वो क्या कर रहा है, वो चीट कर रहा है, यानी कोई धोखे की बात कर रहा है, यानी झूठी स्टोरी बता रहा है। झूठी स्टोरी का ऑप्शन क्या लग रहा है यहाँ पर ऑप्शन बचा कोक एंड बुल स्टोरी। क्या ऑप्शन बचा जी, कोक एंड बुल स्टोरी। तो इसका आंसर क्या लगता है, इसका आंसर लगता है बी। अब आप एक बारी 17th को देख लो। 17th में क्या कहता है, द वुमेन ड्रैंक लाइक ए फिश so often that when she really needed help the security company took their time to get to her। ड्रैंक लाइक ए फिश का क्या मीनिंग होता है? देखो एक बात मुझे बताओ, एक तो वो इडियम हमने सीखी थी क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू होते ही नहीं, मगरमच्छ पानी के अंदर रहता है, उसकी आंखें भीगी रहती है, कोई उसको देख के कह दे कि बेचारा रो रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम चीज़ ये है भाई, ड्रैंक लाइक अ फिश, मछली कोई पानी थोड़ी पीती होगी, वो तो पानी के अंदर रहती है, ऐसे थोड़ी है कि वो पानी भी पीती होगी, पानी पिएगी तो पूरा समुंदर ही पी जाएगी। तो ड्रैंक लाइक अ फिश का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ रियलिटी में है ही नहीं, आप सिर्फ उस चीज़ को प्रिटेंड कर रहे हो। तो कहता है भाई वुमेन ने ना ड्रैंक लाइक अ फिश, बहुत बार उसने नाटक किया, प्रिटेंड किया, इतनी बार किया कि जब उसे वास्तविकता में मदद की सहायता की आवश्यकता पड़ी तो सिक्योरिटी कंपनी को उसके पास आने में बहुत समय लग गया, उन्होंने सच्चा मजाक कर रही होगी। अब देखते हैं ड्रैंक लाइक फिश की मीनिंग्स जैसी और कौन सी इडियम है। एट लाइक ए वुल्फ, ऐसी कोई भी इडियम नहीं होती। एट लाइक ए वुल्फ जैसी कोई इडियम नहीं होती। पिच्ड इन भी नहीं बनता, सेट टाइट भी नहीं बनता, क्या बनता, क्राइड वुल्फ। क्राइड वुल्फ आपने बचपन में वो कहानी सुनी थी क्या, भेड़िया आया, वो लड़का पहाड़ पे जाके रोज चिल्लाता था, वहीं से ये इडियम बनी थी क्राइड वुल्फ। तो भाई क्राइड वुल्फ का मतलब भी जो चीज़ है ही नहीं आपने वैसे ही वो चीज़ की, और ड्रैंक लाइक ए फिश का लगभग भी सेम मीनिंग ही होता है। तो इसका आंसर लगता है डी ऑप्शन। आगे 18th को देखो, आगे 18 को देखो, पैटरसन किसी का नाम है, पैटरसन, आगे 2 कोमा लगाए। अब पैटरसन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, नाउन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या, विनर ऑफ द यूरो 250 रेस, विनर ऑफ द यूरो 250 रेस एट मोंडलो पार्क। पैटरसन के बारे में एक जानकारी दे रहा है कि ये पैटरसन है कौन, विनर है यूरो 250 रेस को जीतने वाला मोंडलो पार्क के अंदर। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी ये कोई एडजेक्टिव का फ्रेज है, काट सकते हो। कुड बी द डार्क हाउस इन दीज रेसिस, वो क्या है, डार्क हॉर्स है इन रेसिस के अंदर। डार्क हॉर्स पता है आपको क्या होता है, डार्क हॉर्स आपको पता है क्या होता है? देखो ये इडियम तो बहुत अच्छी है, एसएससी की फेवरेट है, एसएससी पता नहीं क्यों पूछती है। डार्क हॉर्स क्या होता है, आप मान लो घोड़ों की रेस चल रही है, एक घोड़ा ये, एक घोड़ा ये, एक घोड़ा ये, एक घोड़ा ये, ऐसे नहीं, थोड़ी अच्छे से समझते हैं इसको। तो एक हॉर्स ये, एक हॉर्स ये, एक हॉर्स ये, एक हॉर्स ये, और एक बेचारा ये हॉर्स ये। तो भाई डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है, इन सारे हॉर्सेस के ऊपर लाइट पड़ रही है, जनता इनको देख रही है कि वाओ ये सारे दौड़ रहे हैं, इनमें से कौन सा जीतेगा। लाइट का मतलब इनके ऊपर पैसा बरस रहा है, इनके ऊपर दाव लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर डिस्कशन की जा रही है, लेकिन इस वाले को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, यानी ये अभी भी डार्कनेस के अंदर है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और जब रेस हुई तो पता लगा ये सारे तो गधे थे, जीत तो यही गया। तो भाई डार्क हॉर्स रेस को जीत गया। डार्क हॉर्स का मीनिंग क्या होता है, एक अनसीन कॉम्पिटिटर, यानी आपका एक ऐसा प्रतिद्वंदी जिसको आप कंपटीशन मानते ही नहीं, हम सोचते नहीं अरे ये क्या करेगा लाइफ में, और वही लड़का कुछ करके निकल गया। तो उस चीज़ में आप क्या एडियम लगा सकते थे, डार्क हॉर्स। तो वही बात बता रहा है कि भाई जो ये पैटरसन नाम के भाई साहब हैं जो इस रेस के विजेता है, इस रेस में ना इनको डार्क हॉर्स समझा जा रहा था, यानी इससे किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी जीत सकता है। तो फिर यहाँ तो कोई भी गड़बड़ आनी ही नहीं थी, मेरे हिसाब में इसका आंसर आना था नो रिप्लेसमेंट। कूल एज अ कुकम्बर का मीनिंग होता है जो अपना टेम्पर लूज ना करे। कूल एज अ कुकम्बर का मीनिंग होता है जो अपना टेम्पर लूज ना करे। ब्लू फिश कोई इडियम होती नहीं। रेड रोज भी कोई इडियम नहीं। पिंक पैंथर भी कोई इडियम नहीं। पिंक पैंथर क्या होता है, आपने कबड्डी लीग वगैरह देखते हो उसमें टीम नहीं है जयपुर पिंक पैंथर, यानी ये एक कार्टून कैरेक्टर होता है, कॉमिक कैरेक्टर होता है जिसमें एक टाइगर होता है पिंक से कलर का। आपने देखा होगा मिस्टर बीन भी अपने साथ में एक ऐसा टॉय सा रखता था, और पिंक पैंथर वैसे भी बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर था, पोगो पे आता था। तो वो कोई आंसर होना ही नहीं था। कूल एज ए कुकम्बर का मीनिंग होता है जिसका माइंड शांत हो, जो अपनी मेंटल पीस ना खोए। तो इसका आंसर था नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। 19th को पढ़ लो। द लेस रोटियर्स एनुअल अवार्ड ओनर, ये ना किसी अवार्ड का नाम है। देखो LR कैपिटल में, तो मैं कहता हूँ एनुअल अवार्ड क्या करते हैं, ओनर करते हैं किसको, इस्टेब्लिशमेंट को, उन इस्टेब्लिशमेंट को विच जो क्या करती है, एक्सेल एंड कट टू दी चेज। भाई अवार्ड ना किसी इस्टेब्लिशमेंट को ओनर करते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं जो एक्सेल, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और क्या करे,
कट टू दी चेज करें। कट टू दी चेज का मीनिंग क्या होता है जी? कट टू दी चेज का मीनिंग होता है, देखो यूँ तो कट टू दी चेज का एक मीनिंग क्या होता है कि भाई किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डायरेक्टली बात कर देना बिना वक्त गवाए। टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग, क्या मीनिंग होता है? एक तो टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट ना एंटोनियम में एक इडियम लगती है, बीटिंग अराउंड दी बुश। बीटिंग अराउंड दी बुश का मीनिंग होता है व्यर्थ में समय खराब करना, घुमा फिरा के बात करना। कट टू दी चेज का मतलब डायरेक्टली अपनी बात को कहना। ठीक है, या फिर भाई अब ऐसा कोई आंसर ढूंढो, इट लाइक ए हॉर्स, कोई बात नहीं हो रही। कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंज, नहीं बात हो रही। स्पाइस थिंग्स अप, नहीं बात हो रही। नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं। गो दी एक्स्ट्रा माइल, तो भाई वो अवार्ड कोई ऐसी डायरेक्टली बात थोड़ी करेंगे। गो टू दी एक्स्ट्रा माइल का मीनिंग क्या होता है? कोई अचीवमेंट करना, कोई स्पेशल इफेक्ट डालना, एफर्ट डालना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो भाई याद यूं कर लेना, कोई व्यक्ति आगे चल रहा है, उसको अपनी मंजिल नहीं मिली तो उसको रास्ते में एक आदमी मिला, वो क्या कहता है? एक माइल और चल, एक एक्स्ट्रा माइल और चल, आगे मंजिल मिले, यानी एक एफर्ट और कर दे। तो गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब ही क्या होता है? मेक एन एफर्ट टू अचीव समथिंग। तो भाई किसको ऑनर करता है वो अवार्ड? जो एक्सेल करते हैं और जो क्या करते हैं? एफर्ट डालते हैं कुछ अचीव करने के लिए। तो इसका आंसर लगता है सी। अब आप एक बारी 20 को और देख लो। देखो 20 के अंदर क्या कहता है जी? फेस रिकॉग्नाइजिंग माइट ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग अबाउट पॉलिसिंग टू दी वे इंटरेक्ट एवरी डे विद बैंक, स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो इस पॉलिसिंग का मीनिंग क्या होता है जी? पॉलिसिंग का मीनिंग होता है टू कीप, यानी किसी चीज़ को मैनेज करना, टू कीप इन ए ऑर्डर। तो कहते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन है ना, माइट ट्रांसफॉर्म। फेस रिकॉग्नाइजेशन जो चेहरे को फ़ोन हमारा एंड्रॉयड पहचान लेता है, उसने बहुत कुछ बदल दिया। एवरीथिंग अबाउट पॉलिसिंग नहीं, अबाउट पॉलिसिंग नहीं, फ्रॉम पॉलिसिंग। पॉलिसिंग से लेके चीज़ों को मैनेज करने से लेके टू तक। वैसे ही फ्रॉम और टू का पेयर होता है। टू कहाँ तक? वहाँ तक द वे पीपल इंटरेक्ट एवरी डे विद बैंक, जहाँ से लोग हर रोज़ बैंक, स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह की कोई सेंस दे रहा है। तो यहाँ अबाउट प्रेपोजिशन की गड़बड़ थी, फ्रॉम और टू का पेयर था। आपको क्या लगाना था? फ्रॉम वाला ऑप्शन लगाना था। फ्रॉम वाला ऑप्शन कहाँ है जी? बी पार्ट में। ठीक है, ये थी हमारी आज की परिवर्तन सीरीज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि क्यों पसंद नहीं आ रही। थैंक यू स्टूडेंट्स।